हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आज यानी 19 अक्टूबर 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, एक एक न्यूज़ को बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। एशियाई पैरा खेल होने वाले हैं और एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भेजेगा भारत, ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो भारत हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल को भेजने जा रहा है, जिसमें 303 खिलाड़ी हैं। खेल मंत्रालय ने 17 खेल में 303 खिलाड़ी, जिसमें 191 पुरुष और 112 महिला हैं, उनको मंजूरी दी है। इसके अलावा 143 कोच, अधिकारी और सहयोग स्टाफ भी इसमें जा रहे हैं। इनमें से 123 खिलाड़ी तो केवल एथलेटिक्स के ही हैं, ठीक है। और ये एशियाई पैरा खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल भी है। पिछली बार जब जकार्ता में हुआ था तब 190 खिलाड़ी गए थे और 13 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और बात करें मेडल कितने जीते थे, तो 15 स्वर्ण पदक और 72 पदक जीते थे। अब बात आती सर इसमें कौन कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भारत भेज रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो हांगझोउ में हो रहा है, जहाँ पर एशियन गेम्स अब ये भी ख़त्म हुए हैं। पैरा एशियन गेम्स वो गेम्स होते हैं जहाँ पर दिव्यांग लोग जाकर के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो 22 से 28 अक्टूबर तक होगा, चौथे नंबर का है। 446 सदस्यों में से 303 खिलाड़ी हैं और 303 खिलाड़ियों में 191 पुरुष खिलाड़ी हैं, 112 महिला खिलाड़ी हैं और इसके अलावा 143 कोच, अधिकारी और सहयोग स्टाफ भी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है कि इन सारे खिलाड़ियों में से 123 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल एथलेटिक्स से ही हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ समय में एथलेटिक्स में भारत को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिल रहे हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे फिर वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर एक गेम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। और हाल फिलहाल में एशियन गेम्स भी समाप्त हुआ है, जिसमें आपको पता होगा इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड मेडल दर्ज किए हैं इस एशियन गेम्स में। चलिए कमेंट कॉलम में जाकर बताइए कि एशियन गेम्स 2023 में इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं और उसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं। हम यहाँ पर अब रिवीजन करेंगे कुछ एक पॉइंट का। तो आज की स्लाइड में मैं आपके बीच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और ये चीज़ें हैं आगामी प्रतियोगिताएं कहाँ कहाँ पर आयोजित हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जो कि 13वें नंबर का है, जो कि वर्तमान में चल भी रहा है, भारत इसको आयोजित कर रहा है। फिर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 14वें नंबर का 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया होस्ट करेगा। फिर 15वें नंबर का पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 जो कि भारत और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करेंगे। फिर महिला क्रिकेट विश्व कप 12वें नंबर का जो कि 2022 में हुआ था, जिसको न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 7वें नंबर का 2021 में यूएई और ओमान ने मिलकर होस्ट किया था। पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 8वें नंबर का 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। उसके बाद 9वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मिलकर होस्ट करेंगे। फिर 10वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। फिर 11वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर होस्ट करेंगे। फिर 12वें नंबर का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। फिर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 8वें नंबर का 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। और विजेता कौन बना था ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 9वें नंबर की 2021 में भारत में हुई थी और चैंपियन ट्रॉफी 10वें नंबर की 2025 में पाकिस्तान में होगी। उम्मीद करता हूँ आज की
पहली न्यूज़ और उससे जुड़े हुए सारे स्टैटिक जीके पॉइंट आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस किया करें और कमेंट कॉलम में जाकर के कम से कम अपने होमवर्क को ज़रूर किया करें। ठीक है, तो कैसी लगी मेहनत आप कमेंट कॉलम में जाकर बता भी सकते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन लोग को भी ये लग रहा हो कि सर क्लास में इतने सारे पॉइंट याद नहीं हो पाते हैं, मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के आप जुड़ें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ दी जाती है। तो करंट अफेयर की पीडीएफ को लेकर के पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद पीडीएफ से आप चीज़ों को रिवाइज़ करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, आपको सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 9वें नंबर का वैश्विक साहित्य महोत्सव में 6ठे नंबर का अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6ठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव नोएडा 2023 का जोरदार समापन हुआ है। और इसमें नोएडा के मारवा फिल्म सिटी में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के विभिन्न कोनों से प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किए गए। और इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है डॉक्टर रमा सिंह को। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा, 9वें नंबर के वैश्विक साहित्य महोत्सव में 6ठे नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार से है, और ये पुरस्कार क्या है? IGNCA की फिल्म लुकिंग फॉर चालान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। IGNCA क्या होता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसके द्वारा निर्मित और बप्पा रे द्वारा निर्देशित एक मार्मिक फिल्म जिसका नाम है लुकिंग फॉर चालान, इसको सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस वर्ष अगर बात करें लुकिंग फॉर चालान को, तो सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के रूप में यह उत्कृष्ट मान्यता, टीम के अटूट समर्पण और सहयोगात्मक भावना का प्रमाण है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपकी परीक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है, लेकिन आजकल अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आज आपको जो न्यूज़ कराई उसमें ढेर सारे पॉइंट्स रिवीजन कराए। ठीक है, और अब मैं जो आपको 2 न्यूज़ पुरस्कारों की करा चुका हूं, तो इन दोनों पुरस्कारों की न्यूज़ को कराने के बाद अब मैं आपको 2023 के अंदर दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने जब पुरस्कार आते हैं मैं उस दिन एक नई सीट आपके लिए लेकर आता हूं। तो इन सारी सीट को आप अपने पास रखिए पीडीएफ के रूप में, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि मैं एक बार जो अलग अलग स्लाइड लाता हूं इसमें सारे के सारे मैं पुरस्कार खत्म करवा दूंगा 2023 के। ठीक है, तो आप सारे लोग एक पॉइंट जरूर लर्न किया करो। चलिए बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। सबसे पहला आज हम पुरस्कार पढ़ेंगे, गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे दिया गया। तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ये वही गीता प्रेस है जिसकी लिखी हुई आध्यात्म की पुस्तकों को हम आप सभी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? शक्तिकांत दास, जो कि हमारे देश में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फिर डच नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो प्रोफेसर जोइता गुप्ता को मिला। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ललिता नटराजन को मिला। उसके बाद चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये उड़ीसा का जिला है जिसका नाम है गंजम। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं का 2023 में हिस्सा भी रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको कायदे से मार्क कर लीजिएगा कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किससे सम्मानित किया गया? तो गंजम जिला उड़ीसा को। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो इनका नाम है जार्गो स्पोडिनोव, जिनका उपन्यास था टाइम शेल्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए किसे मिला? तो जयंत नार्लिकर को मिला। फिर फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया था? कमेंट कॉलम में जाकर बताइए, और उसका नाम क्या था सम्मान का, ये भी बताइए। इसके अलावा सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया था भारत से, ये भी बताइए, और उस अवार्ड का नाम भी बताइए। बढ़ते फिलहाल हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला अवार्ड है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। इससे सम्मानित किया गया हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को।
फिर अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, तो CR राव को सम्मानित किया गया। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2023, ये नंदिनी गुप्ता है, कोटा राजस्थान की रहने वाली, इनको सम्मानित किया गया। फिर है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को सम्मानित किया गया। उसके बाद अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का सबसे बड़ा सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। इनका नाम तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है क्योंकि जब रूस यूक्रेन का हमला चल रहा था तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गया था। फिर बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला, तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला। फिर है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया। फिर है दूसरे नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला, आशा भोसले को मिला। अगर यार आपको जेन्युइन तरीके से क्लास का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों के साथ शेयर किया करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस चैनल से जुड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो शेयर ज़रूर किया करो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। अभी तक मैंने केवल 3 न्यूज़ पढ़ाई है, 2 अवार्ड की और 1 गेम की, और मैंने आपको ढेर सारे ओल्ड पॉइंट्स कवर कराए हैं जो कि रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार से, बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है जिसका नाम है काटी बिहू। असम प्रदेश में मनाया जाता है बिहू पर्व, और 18 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ पर काटी बिहू पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगुली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो काटी बिहू, कंगोली बिहू। काटी बिहू 2023 18 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का एक प्रतीक होता है। और यह लेख काटी बिहू के इतिहास और परंपराओं महत्व की बात बताता है, ठीक है गाइस। तो ये आपने पॉइंट जान लिए। काटी बिहू 2023 एक त्यौहार है, असम का त्यौहार है। अच्छा, बिहू फेस्टिवल कितने प्रकार का होता है क्या आप जानते हैं? चलिए कमेंट कॉलम में बताइए। मैंने आपको कभी ना कभी क्लासेस में पढ़ा रखा है, जो मेरे डेली व्यूवर हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि बिहू फेस्टिवल कितने प्रकार का होता है। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए जिससे जो लोग नहीं भी जानते हैं उनकी हेल्प हो जाए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मशहूर मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन का निधन हो गया है। तो मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है PV गंगाधरन, इनका निधन हो गया है। काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रहे थे, तो बस इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है कि मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन का निधन, तो याद रखिएगा इनका नाम, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक खिलाड़ी से। तो क्रिकेट में तो हर रोज़ एक ना एक रिकॉर्ड ही बनता है। इस समय देख रहे हैं ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है, और क्रिकेट कैसे रुख बदल रहा है मतलब देखते ही बनता है। अफ़गानिस्तान जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा देती है और नीदरलैंड जैसी टीम अफ्रीका की ताबड़तोड़ टीम को हरा देती है। तो आजकल क्रिकेट में कुछ भी संभव हो चुका है। तो बस वैसे ही एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आशुतोष शर्मा। इन्होंने युवराज सिंह यानी भारत के पूर्व महान खिलाड़ी, सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आशुतोष शर्मा रेलवे टीम से खेलते हैं और सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह का इन्होंने तोड़ दिया है। आशुतोष ने क्या किया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए केवल 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया है। जबकि युवराज सिंह की अगर बात करें तो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था, जहां पर इन्होंने 6 छक्के लगातार स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर मारे थे। तो ये आशुतोष शर्मा का नाम याद रखिएगा, आपकी स्टेट लेवल की परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ेंगे फिलहाल हम आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विश्व आघात दिवस, यानी अब एक इम्पॉर्टेंट डे से न्यूज़ है जिसका नाम है विश्व आघात दिवस। 17 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड ट्रामा डे यानी विश्व आघात दिवस। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, तो इस बीमारी के कारण, लक्षण और इससे रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ट्रामा किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित करता है और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लोगों को प्रभावित कर देता है, ठीक है। यह दिवस सबसे नाजुक क्षणों के दौरान जीवन को बचाने, सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी और महत्वपूर्ण उपायों को अपनाने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा आघात दिवस किस दिन मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 17 अक्टूबर को। चलिए कमेंट कॉलम में
कुछ एक बच्चे ऐसे हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा, जैसे पारुल है, इसके अलावा एक मेरा व्यूवर है शिवम सिंह, तो और कुछ मैं व्यूवर का अगर नाम ना ले पा रहा हूँ तो आप परेशान ना होइएगा। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली एक एक चीज़ का कमेंट कॉलम में आंसर देते हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों से चाहूँगा जो बच्चे डेली इस क्लास को देखते हैं, डेली इस क्लास को फॉलो करते हैं, क्योंकि अन्य लोगों से कहने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो क्लास को जब देखते ही नहीं है कायदे से तो फिर आंसर ही क्या करेंगे। तो वो सारे बच्चे आज कमेंट कॉलम में जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेट जितने भी उनको याद आएंगे वो सारे कमेंट कॉलम में लिखेंगे। हाँ, नकल नहीं करनी है आपको, जितने भी याद आए आप उतने कमेंट कॉलम में जाकर लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर से न्यूज़ ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी IDFC बैंक, ठीक है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी IDFC को IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय के लिए CCI की मंजूरी मिल गई है। CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने मंजूरी दे दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी IDFC को IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ग्रीन शीट दे दी है, याद रखिएगा। IDFC बैंक को IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय के लिए मंजूरी मिल गई है और 3 जुलाई को ही ऐसी घोषणा कर दी गई थी और फाइनली अब आपस में मर्ज हो गए हैं। अच्छा, कुछ और बात करें तो IDFC बैंक के पास IDFC फर्स्ट बैंक में लगभग 31% की हिस्सेदारी है। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF में दे दूंगा। और कुछ और पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें यहाँ पर तो अगला पॉइंट ये बनता है, आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर मर्जर आखिर किया ही क्यों जाता है। तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए बहुत सारे निकाय की मंजूरी जरूरी होती है। मर्जर के पीछे सबसे बड़ा मकसद व्यापार का विस्तार करना होता है। बैंकों का विलय होने से बैंकिंग सर्विस का दायरा बढ़ जाता है, इससे बैंकिंग गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं और वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाता है। और जब 2 बैंकों का विलय होता है तो ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर ID मिलता है। इसके अलावा नई चेकबुक और पासबुक आदि भी जारी होता है, इसलिए मर्जर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी ये भी जान सकते हैं कि जब कोई बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही होती है तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों की बैंक, RBI ये फैसला लेती है कि ये बैंक कहीं पूरी तरह डूब ना जाए, जिससे देश की इकॉनमी पर बुरा प्रभाव पड़े। इस वजह से एक छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मर्ज कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े मर्जर हुए हैं। 1969 में मर्जर हुआ, 1980 में मर्जर हुआ, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े मर्जर होते ही रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा सारे मर्जर। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फिनिश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिशारी का निधन हो गया है। फिनिश यानी कि फिनलैंड देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम है मार्टी अहतिशारी। इनका निधन हो गया है। हिंसक संघर्षों को रोकने और सुलझाने के लिए अहतिशारी द्वारा गठित फाउंडेशन ने उनके निधन को बताया है और ये काफ़ी समय से अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे। तो याद इनका नाम रख सकते हैं आप कि फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मार्टी अहतिशारी, इनका निधन हो गया है। बढ़ेंगे आज की अंतिम न्यूज़ की तरफ और आज की अंतिम न्यूज़ है यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान की घोषणा करी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए योगी सरकार स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान को चला रही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा आपकी परीक्षा में। यूपी के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। तो एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं सारी की सारी न्यूज़ का। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सबसे पहले पढ़ा एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भारत भेजने जा रहा है जो कि चाइना के होंगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में 6ठे नंबर के अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा IGNCA की फिल्म लुकिंग फॉर चालान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगली न्यूज़ में पढ़ा काटी बिहू त्यौहार जो कि असम में मनाया जाता है। फिर मशहूर मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर PV गंगाधरन का निधन हो गया। आशुतोष शर्मा जो कि रेलवे टीम से खेलते हुए इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक 12 गेंद में बनाने का रिकॉर्ड 11 गेंद में मारकर तोड़ दिया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ IDFC बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है CCI ने।
और उसके बाद हम लोगों ने अगली न्यूज़ में जाकर पढ़ा कि फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी आहतिसारी का निधन। और उसके बाद स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। तो ये थी ओवरऑल आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। होमवर्क जो भी दिया गया है उस सारे होमवर्क को कमेंट कॉलम में बताएं। पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।